फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए क्वेश्चन पेपर के बारे में जो कि बीए प्रोग्राम कोर्स का है और वो पॉलिटिकल साइंस के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास में इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट है, या फिर मैं ये कहूँ कि इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन ये सब्जेक्ट उन सभी के पास है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो आज के इस क्वेश्चन पेपर को देखकर आप सभी को पता चल गया होगा कि मैंने कितने मुश्किल से ये आप सभी के लिए नया क्वेश्चन पेपर ढूंढा है, ताकि आप सभी को इससे क्या इंपॉर्टेंट है वो आपके एग्ज़ाम में पता चल सके। चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आज के इस नए क्वेश्चन पेपर में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में भी पूछेंगे आपसे, या फिर आपको बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है और उन क्वेश्चनों को आप सभी को करके जाना है। वो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैंगे। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आप मार्केट से क्वेश्चन पेपर परचेज कर रहे हैं, किसी और भी टीचर्स की वीडियोस देख रहे हैं जिसके अंदर आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, तो आप सभी को सबसे टॉप पे यही देखना है कि ये जो नंबर ऑफ पेजेस है ये लिखा होता है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना होगा। इसके बाद में सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर ये आपको अपने आंसर शीट पे मेंशन करना होता है। तो ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नीचे आप सभी देख सकते हैं यूनिक पेपर कोड है। ये हो सकता है कि आप सभी के पेपर में अलग अलग हो, क्योंकि एसओएल और जो एनसीवैप के स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर में अलग अलग होता है। बात करते हैं अपनी अगली स्लाइड के ऊपर। अगली स्लाइड है, इसमें बताया गया है क्वेश्चन नंबर 4 जो सेमेस्टर नंबर 4 है ये उन स्टूडेंट्स के लिए टाइम ड्यूरेशन के बारे में। तो 3 घंटे का पेपर होगा। ये जो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 75 मार्क्स का, और जो एसओएल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर्स आता है ये। इसके अलावा आप इस पूरे के पूरे पेपर को या तो पूरी इंग्लिश भाषा में या फिर हिंदी भाषा में लिख सकते हो। दोनों में से एक ही लैंग्वेज का आपको यूज़ करना है। इसके अलावा जो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स हैं वो 8 में से 4 क्वेश्चंस को करेंगे। जो एसओएल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर में 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से वो 5 क्वेश्चंस को करेंगे। ये जो नोट है एक बार आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इसके नीचे भी आप सभी के लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई आती है। उन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से आप सबको पढ़ लेना है। अगर आपके एसओएल के स्टूडेंट्स में भी 4 ही क्वेश्चन पेपर लिखा रहा है कि 4 ही आंसर लिखना है, तो आपको 4 ही देना है। वैसे 5 करने होते हैं आप सभी को। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आ चुका है आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में मार्गन-ताऊ के महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसकी टिप्पणी कीजिए। मार्गन-ताऊ जी के महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसकी टिप्पणी करनी है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में। तो आपसे इनडायरेक्टली ये क्या पूछा जा रहा है, यथार्थवादी सिद्धांत। क्या पूछा जा रहा है आपसे इनडायरेक्टली, आपसे यथार्थवादी सिद्धांत पूछा जा रहा है। और यहाँ पर आपसे क्लासिकल या फिर परंपरागत या राजनीतिक यथार्थवाद पूछे, मार्गन-ताऊ के विचार पूछे, मार्गन-ताऊ के सिद्धांत पूछे, तो सब कुछ सेम ही है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। इससे रिलेटेड वीडियो अपलोडेड अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं बाय एसओएल सॉल्यूशन, और जो भी यथार्थवाद आप टॉपिक सर्च कर रहे हैं तो उसको लिखकर। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए नियो रियलिज्म पर है, जो कि केनेथ वॉल्ट्स का है। इसके ऊपर भी आप सभी के लिए वीडियो अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। केनेथ वॉल्ट्स जी, इन्होंने यथार्थवादी सिद्धांत में कुछ कमियां रह गई थी जिसकी वजह से नव यथार्थवादी जो नव उदारवादी लोग हैं वो इनकी काफ़ी आलोचना करते हैं, और इस वजह से नव यथार्थवादी सिद्धांत आया था। उसका प्रतिपादन किसने किया था? केनेथ वॉल्ट्स ने। मैंने आपको बताया था 1979 में इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, उसके अंदर इसका प्रतिपादन किया है किस तरीके से जो यथार्थवाद है आज भी हमारे समाज में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपसे पूछा गया है डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी मतलब ये कई बार हिंदी में अलग अलग तरीके से, जैसे यहाँ पर प्राश्रय लिखा हुआ है, कई बार प्राश्रयता का सिद्धांत। तो आप लोगों को इंग्लिश में जरूर पढ़ना है। डिपेंडेंसी थ्योरी इंग्लिश में हमेशा से ये लिखा हुआ आएगा, डिपेंडेंसी थ्योरी। तो यहाँ पर प्राश्रयता का सिद्धांत, प्राश्रय सिद्धांत या अंत्य निर्भरता का सिद्धांत भी लिखा जाता है। अंत्य निर्भरता का सिद्धांत भी लिखा जाता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्वेश्चन लिखना है। और इस निर्भरता के सिद्धांत के अंदर भी 3 विचारकों को आपको पढ़ना है। 3 विचारकों को, जिसमें से 2 तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एक है आंड्रे गुंडर फ्रैंक, जिसमें फ्रैंक के विचार भी आपसे सिर्फ सिंपली पूछ दे तो आपसे यही क्वेश्चन सिंपली पूछा जा रहा है।
AG फ्रैंक लिखा हुआ आ जाए। इसके अलावा वैलेस्टीन के सिद्धांत अगर आपसे पूछ ले, भी आगे क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या क्वेश्चन है। वैलेस्टीन का सिद्धांत भी आपसे पूछा जाए तो भी सेम ही क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, और एक है अलग से रॉबर्ट कोनियन, या फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो प्राचीनता का सिद्धांत नॉर्मली इससे अलावा भी अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछेगा मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। 3 तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ये 2 आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और यही 2 आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने बताया जो सेकंड पार्ट है, एक तो आंद्रे गुंद्रे फ्रैंक के विचार पूछे, दूसरा केनेथ वॉल्ट्ज के विचार पूछा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में जे एन टिग्नर के विचार, या फिर नारीवादी फेमिनिस्ट कहीं पर भी आपको इस सब्जेक्ट में दिख जाए तो आपसे आंख बंद करके आपको समझ जाना है, आपसे जे एन टिग्नर के विचार ही पूछे जा रहे हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारी 4 वीडियो अपलोडेड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप बाय सर्चिंग या फिर प्लेलिस्ट के थ्रू भी प्लेलिस्ट में वो टॉपिक इंक्लूडेड है, आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि कोल्ड वॉर क्या है, शीत युद्ध क्या है, पहले आपको ये एक्सप्लेन करना है, और इसके अलावा इसके ओरिजिन यानी इसके उत्पन्न होने के क्या क्या कारण है उसको आपको बताना है। ओरिजिन मतलब इसकी उत्पत्ति के क्या क्या कारण है इसको बताना है। तो ये टॉपिक भी आप लोगों के लिए अपलोडेड है। कोल्ड वॉर से रिलेटेड तो मेरे ख्याल से 20 से प्लस वीडियोस अपलोडेड है, जिसमें सारे के सारे चरण भी आप लोगों को पढ़ाए गए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। शीत युद्ध की प्रकृति क्या है, शीत युद्ध की परिभाषा क्या है, शीत युद्ध आखिर है क्या, उसको अलग अलग तरीके से मैंने बहुत बड़े बड़े स्केल पे आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया गया है। शीत युद्ध शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, हर एक कहाँ पर सबसे पहले इसका उपयोग हुआ, हर एक चीज़ को मैं आप सभी के सामने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाकी आप लोगों के लिए और भी नई नई वीडियोस आएगी। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम से पहले क्लियर कराना चाहता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम सर पे आ चुके हैं। तो आप लोग के पास इतना तो कुछ नहीं बचा है टाइम कि आप ज़्यादा पढ़ें, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जो भी पढ़ें वो आप सभी के लिए एग्जाम के लिए रेलेवेंट होना चाहिए। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ डिटेन, या फिर कई बार आपसे डिटेन करके ना पूछ के आपसे वेदांत पूछता है, आपसे तनाव से तल्य पूछता है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पढ़ना है। तनाव से तल्य क्या है, देखो ये शीत युद्ध के 6 चरण हैं, और आपकी बार जो बुक आई है अब की, और उसके पे 7 चरण बताए गए। 7 चरण मैंने एक्सप्लेन कर रखा है चरण वाली वीडियो में, आप देख सकते हैं। वैसे शीत युद्ध का जो एक चरण है 1962 से लेकर 1979 तक, ये पूरा का पूरा काल ऐसा है जिसमें शीत युद्ध लोगों को लगा खत्म हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के बीच में समझौते का काल रहा। कैसा काल रहा, ये पूरा का पूरा समझौते हुए, इसमें समझौते, और इन समझौतों के कारण ही क्या है इसको वेदांत। ये वैसे आप देखेंगे डिटेन जो शब्द है ये फ्रेंच का शब्द है, फ्रेंच भाषा का, जिसका मतलब होता है इकट्ठा होना। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है बाय वर्ड, आप उसको देखिए तो इसमें कई सारे समझौते आपके आ जाते हैं, जिसमें NPT है, जिसमें आपकी CTBT है कि CTBT को छोड़ दे अगर आप तो ABM है, मास्को बॉर्न समझौता है, ABM है, मास्को बॉर्न समझौता है, बहुत सारे ऐसे समझौते हैं, साल्ट 1 साल्ट 2 है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, ताकि आप सभी को क्वेश्चन अच्छे तरीके से पूछा जाए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डिस्कस करना है आपको, इम्पैक्ट करना है इंडियन पॉलिसी पे। इंडियन पॉलिसी लिखा हुआ जाए या इंडियन फॉरेन पॉलिसी लिखा जाए, सेम बात है। इंडियन पॉलिसी पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुटनिरपेक्षता जो आंदोलन है उसके भारत की विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ा है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की विदेश नीति पर गुटनिरपेक्षता के क्या प्रभाव है। तो भाई आप सभी को पता है इंटरनेशनल फैक्टर का एक रीज़न है ये इंटरनेशनल फैक्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भारत की जो विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारण है, उस क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन बनाया गया है। आपको जब मैंने भारत की विदेश नीति वाले टॉपिक पढ़ाया था उसके अंदर मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी। भारत की विदेश नीति के 2 कारण होते हैं प्रभावित करने के, एक आंतरिक कारण होते हैं, एक आंतरिक होते हैं, और एक होता है बाह्य कारण। एक बाह्य कारण जिसे आंतरिक में अगर हम देखें तो ये नेशनल है और ये इंटरनेशनल है। तो इंटरनेशनल कारण में हमारी गुटनिरपेक्षता आती है। तो गुटनिरपेक्षता भारत की विदेश नीति पे कैसे अपना प्रभाव डालती है, आज भी भारत की विदेश नीति पे गुटनिरपेक्षता का इंपॉर्टेंट रोल है। आज इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब ये 2 मई है, आज 2 मई है और 2022 है। तो अगर आप देखेंगे अभी भी जो पूरी तरीके से रूस, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा था ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन हर एक देश ने अपना स्टैंड रखा, हम इसके साथ हैं। लेकिन भारत नॉन अलाइंग रहा। कभी भी UNO में भी अगर बैठक होती है इस मुद्दे को लेकर तो भारत ना तो वोटिंग करता है या फिर एब्सेंट रहता है, ताकि भारत जो है गुटनिरपेक्ष है, ना तो अमेरिका के साथ फेवर करता है, यूक्रेन जो अमेरिका के साथ ही है। आप सभी थोड़ी बहुत न्यूज़ सुन रहे होंगे, आई होप आप लोगों को इसके बारे में
आप अवेयर होगे। अगर अवेयर नहीं है तो आपको बहुत सारी न्यूज़ मिल जाएगी, आउटलेट्स मिल जाएगी, आप उसको ज़रूर देखिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी दो पे टिप्पणी कीजिए। ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं कहूँ जिन बच्चों की स्पीड अच्छी है तो वो शॉर्ट नोट को जरूर अटेंड करें, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा स्कोर मिलता है। अगर एक क्वेश्चन आप एवरेज देखें एसओएल वाले स्टूडेंट्स तो 20 नंबर का होता है, 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 20 पंचे 100 नंबर का, आपको 12 नंबर मिलते हैं। अगर लेकिन आप शॉर्ट नोट करते हो, अगर आपको कम लिखना होता है, देखो इसमें टॉपिक नॉर्मल लिखा होता है, इसके बारे में कुछ भी लिख दो, नॉर्मल टॉपिक्स लिखे होते हैं, इसके बारे में कुछ भी लिख दो, आपको अगर आपने ठीक ठाक लिखा है तो आपको 8 नंबर मिल जाते हैं, नहीं तो 9 भी मिल जाते हैं। तो ये स्कोरिंग होता है, इसीलिए शॉर्ट नोट अगर आपको आता है, आपकी स्पीड अच्छी है, तो मैं आपसे पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप शॉर्ट नोट ही करें। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, भारत एक उभरती हुई शक्ति है शॉर्ट नोट के अंदर, इसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है। तो टिप्पणी करनी है, इसमें कमेंट करना है आप लोगों को, नोट लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। इसके ऊपर भी आप लोगों के लिए वीडियो अपलोडेड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो नई और पुरानी दोनों तरह की वीडियो अपलोडेड है, आप दोनों तरह की देख सकते हैं। अगला है इमैनुअल वेलेस्टीन, जैसा कि मैंने बताया था प्राचीनता के सिद्धांत पे इनका अलग से क्वेश्चन बनता है। विश्व व्यवस्था उपागम है, लेकिन आप जब आंद्रे गुंद्रे फ्रैंक के विचार, ये उसी निर्भरता की जो डिपेंडेंसी थ्योरी है, जो पूरा का पूरा उपागम अप्रोच है, उसकी निर्भरता का सिद्धांत, तो उसी में से क्वेश्चन बनाइए। तो इसकी वीडियो भी अपलोडेड है, आंद्रे गुंद्रे फ्रैंक की भी वीडियो अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगला है जटिल आत्मनिर्भरता। देखो जटिल आत्मनिर्भरता पूछ लिया ना, इसी के बारे में आपसे बोल रहा था। देखो एक ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में एग्जामिनर बार बार अलग अलग तरीके से पूछ लेता है, लेकिन आप लोगों में खुद होना चाहिए कि मैं इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ। देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन तो वैसे आप लोगों को यहीं से मिल जाएंगे, जो हमने आप लोगों को पहले ऑलरेडी करा रखे। भारत की उभरती हुई महाशक्ति कैसी है, इमैनुअल वेलेस्टीन का क्या सिद्धांत है, 2 ही करने थे इसमें से। इसके अलावा ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप इस टॉपिक को भी प्रिपेयर करेंगे। और भारत की विदेश नीति को निर्धारण करने में भूसामरिक निर्धारण तत्व, ये भूसामरिक निर्धारण तत्व क्या होता है, ये भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले टॉपिक में मैंने आपको कूटनिरपेक्षता भी भारत की विदेश नीति को कैसे प्रभावित करता है वो भी पॉइंट एक्सप्लेन कर रखा है। बाकी आप सभी के एग्जाम में मैं आपको लिए मैराथन लेकर आऊँगा, 8 आर्ट्स की वीडियोज़ आप लोगों को मैं दूंगा, जिसके अंदर आप लोगों का पूरा कंप्लीट कोर्स होगा, पूरे कंप्लीट आंसर होंगे, और आप सभी को उससे बढ़िया कुछ नहीं मिलेगा। चलिए होपफुली आज की इस नई वीडियो से आप लोगों को बहुत वैल्यू मिली होगी। और अगर आप लोग हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर शो हो रहा है, आप इसके थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा जैसी नई नई वीडियोज़ आप लोगों के लिए आएगी उसको आप लोगों को मिलती रहेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक है, जैसे हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है, हमारे जो व्हाट्सअप या फिर जो टेलीग्राम्स ग्रुप्स है उसमें भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, अगर जुड़ना चाहे तो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।